हाय दोस्तों, धन्यवाद। हम आज आपके क्लास 9th की ये पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 2 वीडियो डाल चुके हैं। वहाँ तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? उस वीडियो में हमने जो है पूरा जड़त्व पूरा कवर कर लिया था। उसमें डिटेल भाषा में है कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से उदाहरण है। वो वीडियो आप पीछे देख के आइए, ये चैप्टर आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। ठीक है, हम आज में उसी की अगली कड़ी में चल रहे हैं, उसी चैप्टर की पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। अगर हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और उस प्लेलिस्ट में हमारी वहाँ पे 2 वीडियो पहले से ही पड़ी है। उसके बाद ये आज बन रही है अगली क्लास 9th की पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम न्यूटन के गति विषयक नियम को देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो वह विरामा अवस्था में रहने का प्रयास करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण में क्या बताया जा रहा है कि बस में बैठे व्यक्ति का पीछे की तरफ झुक जाना, कंबल को झाड़ने पर धूल कण का अलग हो जाना। देखिए, ये जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, एकदम सेम जो है, ये किस नियम से आधारित है? ये जड़त्व के नियम से मिल रहा है। तो अगर आपको जड़त्व एकदम बेसिक से और इसके हर एक उदाहरण को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारी दोनों वीडियो देखिए। वहाँ पे आपको जड़त्व एकदम बेसिक से बताया गया, एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जड़त्व क्या होता है, इसके ये सब उदाहरण क्या होते हैं। इसमें हम ज़्यादा लेंदी करेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन का गति विषयक नियम एकदम जड़त्व के नियम पर ही आधारित है। आप प्रीवियस हमारे पार्ट नंबर 2 में देख के आइए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि जड़त्व का प्रथम नियम क्या होता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या होता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहने का प्रयास करती है। इस नियम को हम किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से। ठीक है, ये आप प्रीवियस ईयर हमारी पार्ट 2 देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ी है, वहाँ पे जाइए, चेक करिए कि वहाँ पे जड़त्व एकदम डिटेल में बताया गया है। ठीक है, हम आज चर्चा करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। प्रथम वही नियम है जो जड़त्व का नियम। ठीक है, फिर हम आगे चल रहे हैं। तो आगे क्या है, न्यूटन के गति विषयक जड़त्व के न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम देखने से पहले हम बात करेंगे संवेग की। संवेग क्या होता है? ठीक है, संवेग, और उसके बाद हम देखेंगे संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, और तीसरा हम देखेंगे संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, पहले बात होती है कि संवेग क्या होता है। बात क्लियर समझ में आई? अब एक एक की बात हम करते चलेंगे। संवेग क्या होता है? जैसे मान लो कोई यम द्रव्यमान की वस्तु किसी सरफेस पर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये यम द्रव्यमान की वस्तु है और ये v वेग से आगे जा रही है। तो संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मतलब यम द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग क्या होता है? गुणनफल को संवेग कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। ठीक है, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा? वही द्रव्यमान गुणे वेग यम इंटू वी के, यही होता है संवेग। संवेग ऐसे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के। ठीक है, एकदम क्लियर आपको समझ में आ रहा है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, ये कोई यम द्रव्यमान की वस्तु रखी है तथा v वेग से गतिमान है, तो यम इंटू वी का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी बराबर क्या होता है? यम इंटू वी के, और संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, क्लियर है? अब एक बात आती है कि संवेग सदिश राशि है या अदिश राशि। तो संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना, यह सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि इसका वेग हमेशा किसकी दिशा में होता है? बल की दिशा में। जिस दिशा में वेग होगा उसी की दिशा में इसका क्या होता है? इसकी दिशा होती है। जिस दिशा में ये वेग कर रही है वही उसकी दिशा होती है। ठीक है, ये हमेशा बल की दिशा में संवेग आगे बढ़ता है, इसलिए संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चले। ठीक, आगे चल रहे हैं। अब देखेंगे हम संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा यहाँ तक अगर आप
बने रहेंगे हमारे साथ पूरे वीडियो में। ये चैप्टर पूरा पार्ट देख के पीछे से आइए, तब मजा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम बात करते हैं अगला, संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन क्या होता है? मान लो कोई वस्तु, यम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, यम द्रव्यमान, मान लो इसका द्रव्यमान यम है और ये v1 वेग से आगे की तरफ गतिमान है। कुछ समय बाद इसी यम द्रव्यमान की वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस वाले की, तो यहाँ पे संवेग कितना हो जाएगा? p1 बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू v1, और यहाँ पे p2 बराबर कितना हो जाएगा? संवेग कितना हो जाएगा इसका? m इंटू v1। m इसका समान रहेगा क्योंकि दोनों के द्रव्यमान समान है, लेकिन इनके वेग में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ वेग कुछ है और कुछ दूरी पे चलने के बाद वेग कुछ हो गया, इसलिए हम लिख रहे हैं p1 बराबर m इंटू v, p2 बराबर m इंटू v, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और इसका भी द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि पहला संवेग है, ये दूसरा संवेग है। तो इसको हम लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है, क्या होता है? परिवर्तन बराबर कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है। अंतिम वेग माइनस किसके होता है? प्रारंभिक वेग के, ठीक है। इसको हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन। इसको हम दिखाते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? p1, डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा? p2 माइनस p1, ठीक है। यानी कि डेल्टा पी मान भी रख सकते हो, डेल्टा पी बराबर p2 का मान कितना है? m इंटू v2, ठीक है, m इंटू v2 माइनस उसके बाद p1 का मान कितना है? m इंटू v1। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा? m कॉमन है, m कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा v2 माइनस v1। इसी को हम बोलते हैं संवेग परिवर्तन, कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग को हम क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन, ठीक है। आपको क्लियरली एकदम समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर आगे बात की जाए संवेग परिवर्तन की दर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे चलें, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं, संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया ना? चलिए आगे हेडिंग डालो, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर की बात कर रहे हैं, दर, ठीक है। अभी बताया गया कि जैसे मान लो यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अब ये यम द्रव्यमान की वस्तु v1 वेग से आगे बढ़ रही है, कुछ समय बाद इसी द्रव्यमान की वस्तु, यही एकदम सेम द्रव्यमान की वस्तु, कुछ समय बाद इसका वेग v2 हो गया। अब यहाँ पे समय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो समय में परिवर्तन डेल्टा t हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन क्या होता है कि संवेग परिवर्तन डेल्टा p बराबर किसके होता है? संवेग परिवर्तन किसके हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। कहने का मतलब इसका अलग अलग अच्छा निकाल रहे हैं। यहाँ पे p1 का कितना है संवेग? m इंटू v1, और p2 का संवेग कितना है? m इंटू v2। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा p निकालें संवेग में परिवर्तन, इसका कहने का मतलब डेल्टा p का मतलब परिवर्तन दिखा रहे हैं, तो अंतिम वेग m2 माइनस m v1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्लियर, पहले ऐसे लिख दें p2 माइनस p1 तो बटे संवेग परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा? p2 का मान कितना है? m इंटू v2 माइनस m इंटू v1 बटे डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा p बराबर क्या हो जाएगा? m यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ स्लाइड में दिखेगा नहीं, तो यहाँ से m कॉमन ले रहे हैं, तो डेल्टा p बराबर हो जाएगा m, बाहर निकाल ले रहे हैं v2 माइनस v1 और बटे नीचे क्या हो जाएगा? डेल्टा t। यही आपका कहलाता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो। आप पिछली वीडियो जब तक देख के नहीं आएंगे तब तक यहाँ थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी, ठीक है। आप इसलिए पिछली मेरी दोनों वीडियो 9th क्लास की देख के आइए। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब चलते हैं हम न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम पर, ठीक है। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं फिर अगली वीडियो, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, ठीक है। हाय दोस्तों, आप देखिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, ठीक है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में क्या होता है? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम देखिए क्या होता है कि किसी भी, मान लो ऐसे कोई यम द्रव्यमान की कोई वस्तु ऐसे रखी, यम द्रव्यमान की मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है। इस साइड में हम इस पे बल लगाते हैं, इस साइड में हम बल लगाते हैं और ये v वेग से आगे की तरफ गतिमान है, ठीक है। मान लो बल लगाएंगे, कुछ समय बाद इसका वेग और बढ़ जाएगा, मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पे फिर वही यम द्रव्यमान एक वस्तु है, यहाँ v1 वेग था और यहाँ क्या हो गया? इसका वेग बल लगाने से v2 हो गया, ठीक है।
तो बल क्या होता है कि न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन, अभी बताएगा इसके पीछे बताएगा कि संवेग परिवर्तन क्या होता है। संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यही बताया गया कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को और किस नियम से जानते हैं, इसको हम बल के नियम से भी जानते हैं, अभी नीचे बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एकदम क्लियर है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर मतलब कि संवेग परिवर्तन में समय से भाग दे दिया जाए, वही होता है दर। कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, यहाँ पे कांस्टेंट लगाए यानी कि dp बटे t, यानी कि अगर अब अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे लिखा जाए कि अगर लिखा है a अनुक्रमानुपाती b, इसका मतलब क्या होता है, अनुक्रमानुपाती b। जैसे लिखा जाए a अनुक्रमानुपाती b, इसका कहने का मतलब जितना a बढ़ेगा उतना b बढ़ेगा। ठीक है, जितना a घटेगा उतना b क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अगर 2a बढ़ रहा है तो ये अपने आप 2b भी बढ़ जाएगा। अगर ये घट के 1 हो रहा है, ये भी घट के कितना हो जाएगा, 1। मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जितना a बढ़ेगा उतना b बढ़ेगा, जितना a घटेगा उतना b घट जाएगा। इस अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है। अगर जैसे कोई चीज व्युत्क्रमानुपाती लिखिए, a व्युत्क्रमानुपाती b, इसका कहने का मतलब a व्युत्क्रमानुपाती 1/b। कहने का मतलब जितना a बढ़ेगा उतना b क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका उल्टा होता है। और जितना a घटेगा उतना b बढ़ जाएगा, जितना a बढ़ेगा उतना b घट जाएगा, जितना a घटेगा उतना b क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लो ये 2 बढ़ा तो ये अपने आप -2 घट जाएगा। अगर मान लो ये +4 बढ़ा तो ये अपने आप -4 जो हो जाएगा, घट जाएगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, इसका होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखना चाहें इस नियम से कि f व्युत्क्रमानुपाती किसके है, t के दिख रहा है जो नीचे है, उसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। देखो इसमें जैसे व्युत्क्रमानुपाती था, कहने का मतलब जो t है वो f के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कि मतलब अगर समय क्या हो जाएगा, समय घटेगा। ठीक है, अगर समय घटेगा बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर समय घटेगा तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर समय बढ़ेगा तो इसका उल्टा बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती मतलब जितना अगर समय घटेगा तो बल ज्यादा लगेगा, अगर समय बढ़ेगा तो बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा। यहां तक बात सबको क्लियरिटी एकदम समझ में आ रही है। इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट फिर आगे चले। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ सबको बात क्लियर एकदम समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी बताया गया संवेग में परिवर्तन, पहले हम इससे निकालेंगे बल की बीमा। यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर, अब यहाँ पे लिखा है k कांस्टेंट 1 मान लेते हैं, k का मान 1, इसका मान कुछ नहीं होता, 1 मान ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है dp, अभी आप लोग पढ़े हो, यानी कि इसको हम रख सकते हैं dp बटे t। अब यहाँ से आगे यहाँ पे लिख लेना, चूंकि k बराबर कितना है 1 के। फिर यहाँ से आगे स्लाइड पे चल रहे हैं, यानी कि F बराबर dp की जगह हम कितना लिख सकते हैं, अभी वही द्रव्यमान की वस्तु रखे थे, जैसे 2 वस्तुएं रखे थे। एक वस्तु ऐसे थी यम द्रव्यमान की, इसका वेग v1 था, और एक वस्तु ऐसे रखी थी यम द्रव्यमान की, इसका वेग v2 था। तो हमने P1 बराबर निकाला था यम इंटू v1, और P2 बराबर क्या निकाला था, यम इंटू v2। तो यहाँ से इसकी जगह पे संवेग परिवर्तन है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं P2 माइनस P1 बटे t। तो यहाँ से देखिए F बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे लिखा जाएगा P2 की जगह पे इस वाले का पूरे का मान यम इंटू v2, और माइनस P1 का ये वाले का मान माइनस यम इंटू v1 बटे t। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ दोनों में यम कॉमन है, यम बाहर निकाल लें, यम यहाँ अंदर क्या बचेगा v2, और यहाँ से यम बाहर निकल गया माइनस v1, और नीचे क्या बच रहा है बटे t। अब एक चीज तुम लोग देखे हो कि त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, एकदम क्लियरिटी है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इतने भाग में, देखो ये वाला इतना भाग वेग में परिवर्तन, यानी कि v2 माइनस v1 बटे t की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, त्वरण a। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर यम, और इस पूरे जगह पे कितना हो जाएगा a।
ये हो गया हमारा मिल रहा है यहाँ से बल का व्यंजक। इसलिए इस नियम को और किस नियम से जानते हैं? बल के नियम से। ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और ये है त्वरण, और ये है आपका बल। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से बताया गया F बराबर K इंटू डेल्टा पी अपॉन टी। तो F बराबर, अब कितने लोग कंफ्यूज में तो नहीं हो कि डेल्टा पी क्या लिखा है? यह संवेग परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है, पीछे बताया गया। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बटे टी। यहाँ के को हम कांस्टेंट मान के 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या है? तो वही अभी बताया जा रहा है यहाँ पे कि यम द्रव्यमान की v1 वेग से कोई वस्तु आगे बढ़ रही है, और वही यम द्रव्यमान की यही वस्तु v2 वेग से जब कुछ समय बाद आगे बढ़ेगी तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये संवेग है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। ये p1 का संवेग हो गया, और p2 का संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू द्रव्यमान गुणे v2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी जगह पे डेल्टा p की जगह पे क्या लिख सकते हैं? p2 माइनस p1 और बट्टे t से भाग दे देंगे। तो f बराबर p2 का मान यहाँ से उठा के ला के रखेंगे m इंटू v1, और p1 का मान यहाँ से उठाएंगे m इंटू v2, t से भाग देंगे। अब हमें पता है f बराबर, अब हमें पता है कि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। यहाँ से क्लियरिटी आपको एकदम श्योर समझ में आ रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर v2 माइनस v1 बटे t बराबर किसके हो जाएगा? त्वरण के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f बराबर किसके हो जाएगा? यम के। यहाँ से हमें बल का, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि f बराबर बल होता है, m बराबर द्रव्यमान होता है, और a बराबर किसके होता है? त्वरण के। ठीक है, क्लियर यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम के हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण क्या क्या होते हैं, एकदम आपको क्लियरिटी यहाँ से श्योर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ आपको हमें दिक्कत है, फिर हम अगली वीडियो में फिर से उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे लिखा गया न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, पहला उदाहरण इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्रिकेट खिलाड़ी का कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की तरफ खींचना। ठीक है, ये न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का पहला उदाहरण है। जैसे मान लो अभी बताया गया कि F अनुक्रमानुपाती किसके होता है? डेल्टा P अपान डेल्टा मतलब T के। अगर समय क्या है? कम लगेगा तो बल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर समय कम लगेगा तो बल ज्यादा हो जाएगा। और एक लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, उसी में घाचा पाचा नहीं करेंगे, यानी कि डेल्टा P बटे T, यानी कि अगर समय ज्यादा लगेगा तो बल क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ आपको क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस समय देखो, क्रिकेट खिलाड़ी का कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की तरफ, वो अपना हाथ क्यों ले जाता है? मान लो जैसे अब एक बॉल है, ऐसे हम हाथ लिए हैं, ऐसे हम हाथ लिए हैं ऐसे। अब क्रिकेट खिलाड़ी जो गेंद आती है वो सीधे हाथ में आएगी। अब सीधे अगर हाथ में आती है, सीधे हाथ में आते मान तुरंत टकराएगी तो समय क्या हो जाएगा? एकदम 0 के बराबर, यानी कि संवेग। अब मान लीजिए यही क्रिकेट, एक बार एनिमेशन करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अगर समझ में आता है। ये मान लो व्यक्ति है, ये ऐसे खड़ा है। ठीक है, अब इसके ये दोनों हाथ हैं, ये हाथ हैं चलिए भूत की तरह बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाथ आप समझ लीजिए। अब मान लो यहाँ से क्रिकेट की गेंद यहाँ से आ रही है 5 मीटर प्रति सेकंड से, इसके हाथों में यहाँ आके एकाएक रुक जाती है। ठीक है, अब मान लो इसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। अब सोचो कि वेग यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड था, लेकिन जैसे ही हाथ में आया इसका वेग तुरंत कितना हो गया? 0 हो गया। समझ में आई? और हम इसको कुछ बोल दे रहे हैं 15 मीटर प्रति सेकंड है, मान लीजिए वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे ही यहाँ पे हाथ में इसके, अब मान लो यहाँ से कोई गेंद आई, तुरंत वो वेग से आ रही, हम रोक लिए, तुरंत उसका वेग कितना हो जाएगा? 0। मतलब v बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। और शुरू में v बराबर कितना था? 15 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे देखो, अगर ये इसके सीधे अनुक्रमानुपाती करने का मतलब, अगर संवेग 0 होगा तो बल भी क्या हो जाएगा? अगर मतलब संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? तुरंत खटाक से 0 हो जा रहा है। मतलब अगर कोई वस्तु सीधे आ रही है, संवेग उसका 0 हो जा रहा है, कहने का मतलब उसका समय कितना हो जा रहा है? तुरंत 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्लियरिटी एकदम, कि अगर यहाँ से वस्तु इसके हाथ में आती है
तो इसका हाथ में आते समय उसका वेग तुरंत समय कितना हो जाएगा, वेग एकदम शून्य हो जाता है, वेग तुरंत शून्य हो जाएगा, मतलब संवेग में परिवर्तन उसके कितना हो जाएगी, 0। जैसे मान लो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि v2 माइनस v1, यहाँ ये v2 है और ये v1, v1 बराबर कितना हो जा रहा है 0 और v2 बराबर 15 है। तो v2 है कितना, v2 अब ये v1 था, ये v2 है, तो v2 बराबर 0 हो गया और v1 बराबर कितना हो गया 15, और ये आंसर आएगा -15। -15 क्या दर्शाता है कि जो उसका संवेग है अगर हाथों में आके पड़ेगा तुरंत उसका संवेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में एकदम क्लियरिटी बात। अगर उसका संवेग तुरंत 0 हो रहा है, कहने का मतलब समय भी तुरंत क्या हो जाएगा, अपने आप 0। जैसे अगर 0 में समय 30 से भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। कहने का मतलब अगर संवेग उसका तुरंत 0 हो रहा है, समय भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब समय एकदम कम हो जाएगा। अभी देखो बताया गया कि समय अगर कम होता है तो बल कितना लगे, बहुत ज्यादा। अगर समय एकाएक 0 हुआ, कहने का मतलब उसके हाथ में गेंद आई और उसका संवेग तुरंत 0 हो गया। पहले 15 था, आते मान तुरंत कितना हो गया, 0। अब संवेग उसका 0 हुआ हाथ में, कहने का मतलब उसका समय भी क्या हो जाएगा, तुरंत समय कितना हो जाएगा, तुरंत। अब समय में परिवर्तन हो रहा था, जैसे आया समय तुरंत उसका कम, एकदम समय 0 हो जाएगा। जैसे ही समय 0 हुआ, हाथ में उसके एकदम बहुत तेजी से जो है चोट लगेगी, ठीक, बहुत तगड़ी चोट लगेगी, एकदम कलबला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खिलाड़ी क्या करता है कि जब हाथ में गेंद आती है वो अपना हाथ ऐसे लेता है, ऐसे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्यों लेता है कि अगर खिलाड़ी पीछे की तरफ अपना हाथ लेता है तो उसको ज्यादा समय लगता है। तो ज्यादा समय अगर गेंद हाथ में ऐसे पीछे खींचता है तो समय ज्यादा लगेगा। अगर समय ज्यादा लगेगा तो हाथों में उसके चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। यहां तक क्लियरिटी एकदम बात समझ में आई। आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाले का, ठीक है। आगे चलते हैं, बात दूसरी करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है, इसका उदाहरण नंबर 2। आज इसके उदाहरण देखेंगे, फिर हम अगला वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम न्यूटन के गति के विषय तृतीय नियम बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि छत से पृथ्वी पर कूदने पर व्यक्ति को ज़्यादा चोट लगना गद्दे की अपेक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये कोई आपका घर है और ये आपकी छत है ऊपर से। अब ये मान लो आपका सरफेस है, मतलब पृथ्वी है ये आपकी, और यहाँ इस छत से अगर कोई व्यक्ति, मान लो ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है इस छत से, ये व्यक्ति खड़ा है ऐसे ऐसे, हाथ हो समझ लीजिए। तो ये व्यक्ति अगर यहाँ से सीधे डायरेक्ट कहाँ पे कूदता है, पृथ्वी पे आके कूदता है, मतलब यहाँ से वेग इतना एकदम वेग आके इसके वेग कितना हो गया, तुरंत 0 हो गया। अभी बताया गया कि अगर वेग 0 होता है, समय भी तुरंत कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर समय 0 हुआ तो अभी बताया गया कि F बराबर कितने किसके होता है, डेल्टा P बटे डेल्टा T के। अगर समय कम हुआ, मतलब समय 0 हो गया तुरंत, तो बल कितना लगेगा, बहुत ज्यादा, मतलब झंझना जाएगा परवा तक पूरा, मुड़वा तक पूरा झंझन करेगा, सुना ही नहीं देगा कुछ देर के लिए। तो कहने का मतलब अगर समय 0, अब समय 0 हो रहा है, यहाँ से कूदने पर तुरंत वेग, पहले मान लो ये 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से नीचे आ रहा था, जैसे पृथ्वी से टकराया उसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। समय भी तुरंत कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे समय कम हुआ तुरंत उस व्यक्ति को बल क्या होगा, बहुत ज्यादा लगेगा। मान लो अगर इस साइड में एक गद्दा ऐसे रखा है, इस अगर वो व्यक्ति छत से क्या आता है, गद्दे पर कूदता है, ये मान लो गद्दा है ना, तो गद्दे पे अगर कूदता है, अब मान लो इस साइड से वो कूदने का प्रयास करे, चलाक भी थोड़ा से ये चलाता है ना, अगर यहाँ से ये इस गद्दे पे कूदता है तो ये गद्दा नीचे की तरफ धीरे धीरे बैठता है, धीरे धीरे। कहने का मतलब उसे समय क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ज्यादा। जब वो गद्दा नीचे की तरफ धीरे धीरे आएगा तो उसको कूदने पर समय ज्यादा मिल रहा है। अगर समय ज्यादा मिल रहा है तो अभी बताया गया है कि F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन T, यानी कि अगर समय ज्यादा होगा तो बल अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना समय ज्यादा लगेगा उतना बल कम लगेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियरिटी समझ में आई, आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा ये वाली बात। अब आगे बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 3 आपका क्या कहता है, न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम क्या है कि गाड़ियों में, वाहनों में लिख लो, वाहनों में साकर का लगाना
वाहनों में साकर का प्रयोग, ठीक है, वो किस नियम पे है, इसी के नियम पे। वाहनों में साकर का प्रयोग क्या होता है, मान लो ये कोई वाहन है, ऐसे वैसे बना दे रहे हैं, हमें तो बनाने उतना आता नहीं है, तो समझ लीजिए। अब यहाँ पे ये मान लो ये आगे इसकी हेडलाइट है, ये आगे वाली ये हेडलाइट, नीचे की तरफ ऐसे साकर लगा होता है और साकर ऐसे इसमें चक्के लगे हुए होते हैं, ठीक है, ये ऐसे पीछे लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे साकर, जो ये साकर लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है कि अगर मान लो ये बाइक किसी गड्ढे में कूदती है तो वो नीचे की तरफ, अभी वो लिख दे रहे हैं F बराबर डेल्टा P अपॉन T, यानी कि अगर वो नीचे की तरफ दबता है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है, जिससे धीरे धीरे नीचे आता है तो समय क्या लग जाता है, उसका समय ज्यादा लगता है। समय ज्यादा लगता है इसलिए व्यक्ति को झटका क्या हो जाएगा, मतलब बल व्यक्ति का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए साकर लगाया जाता है ताकि उसका समय ज्यादा ले, और समय ज्यादा लेगा तो व्यक्ति को झटका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। अब हम आगे बात करेंगे न्यूटन के गति के तृतीय नियम, अगली वीडियो में हम कल डालेंगे। तब तक आप मेरी पहली वीडियो और दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो इस चैप्टर की देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।